नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और आज इंडिया की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं साल 2022 की बड़ी राजनीतिक घटनाओं की और इसे हम 3 विषयों के अंतर्गत आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश और साथ ही कार्यक्रम में भाषा, उर्मिलेश और मैं आपको बतलाने वाले हैं कि हमारे हिसाब से खबरों की दुनिया के 3 कौन से बड़े नाम थे जिन्होंने देश की दशा और दिशा तय की। मगर अब मैं आपके सामने वो 3 विषय पेश करने वाला हूं जिसके अंतर्गत समाहित होंगी साल 2022 की तमाम घटनाएं। और वो 3 विषय कौन से हैं? विषय नंबर 1, क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? विषय नंबर 2, ताकतवर होती भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने बौनी पड़ती संवैधानिक संस्थाएं। और विषय नंबर 3, वॉइस ऑफ डिसेंट, यानी कि सरकार से सवाल करने वाली आवाजों पर पहरा और उग्र होती नफरती आवाजें, उग्र होता नफरती मीडिया। यह सब होगा सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने इस साल आगाज किया भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस के लिए एकमात्र उम्मीद जिसके जरिए वो बीजेपी को चुनौती दे सकें। राहुल गांधी क्या पप्पू वाली इमेज से बाहर आ पाए हैं? बड़ा प्रश्न। दूसरा बड़ा सवाल, क्या इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? क्या बिखरी हुई कांग्रेस को समेट पाएंगे? ये तमाम चुनौतियां हैं। तो क्या है इस बड़े विषय का पंच? शुरुआत करना चाहेंगे हम भाषा के साथ। अभिसार, मेरा बिल्कुल साफ मानना है, जो साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी उनके ऊपर जो थोपा गया था पप्पू वाला स्टिकर, उसे उखाड़ने में सफल हुए हैं। इसके साथ साथ जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह से मीडिया में ध्रुवीकरण है, उस पर भी बेबाक राय रखकर एक नेता के तौर पे जिसका एक विस्तृत आइडियोलॉजी है, वो एक जनता के सामने पेश कर पाए हैं कि वे विकल्प में क्या देंगे, मोदी सरकार के विकल्प क्या है, ये पेश करने में एक कदम आगे बढ़े हैं। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाषा कि राहुल गांधी विकल्प तभी साबित होंगे अगर जनता यह महसूस करेगी। और बहुत जरूरी होगा कि जनता के स्तर पर एक ऐसा ट्रिगर हो, एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के विश्वास को कम करे। और वो तभी संभव हो पाएगा अगर कांग्रेस दमखम से पूरी विश्वसनीयता के साथ अपनी राजनीति करती है और सरकार को अन्य मुद्दों पर घेरती है। क्योंकि वो ये ना भूलें कि पूरा प्रचार तंत्र उनके खिलाफ है, पूरा मीडिया भी उनके खिलाफ है। उर्मिलेश जी, आप बताइए, क्या है इस खबर का पंच, इस मुद्दे का पंच? अभिसार, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान सामाजिक स्तर पर लोगों को आकर्षित किया है, संदेश दिया है कि वो वाकई भारत जोड़ने को लेकर, नफरत मिटाने को लेकर सीरियस हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़ी ताकतवर शख्सियत का मुकाबला या उनके समक्ष विकल्प वो तभी पेश कर सकेंगे जब जितनी पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर और लोकतांत्रिक खेमे की हैं उनको यूनाइट कर सकें और विपक्ष की एक एकजुट तस्वीर पेश करें और स्वयं उसको लीड करने की क्षमता हासिल करें, जो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। तो एक बात तो तय है, राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं डरो मत, जिस तरह से बगैर लाग लपेट के आरएसएस पर हमला बोलते हैं, इस तरह का साहस आप भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के किसी राजनेता में नहीं देखते। अरविंद केजरीवाल आगे आते हैं, बोलते हैं, कुछ दिनों बाद वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अरे ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी खूब लड़ी मर्दानी वाला हिसाब किताब था, मगर अब वो कहती हैं उनका तेवर ही पूरी तरह से बदल गया है। तो राहुल गांधी पूरी तरह से वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। खतरा भी है उसमें, मगर उनका फोकस साफ है बिल्कुल। हाँ, और मुझे लगता है ये पूरा फोकस बनाए रखने की वजह से अभिसार कि
ये सारे मुद्दे जमीन पर उतरे हैं। जैसे मान लीजिए लाल किले पे जो उनका भाषण था, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे मीडिया से शुरू करके कॉर्पोरेट पर गए और फिर नफरत पर आए। तो ये उनकी एक विचारधारा है, ये उनका एक एनालिसिस है जिससे आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन वो बहुत स्पष्ट है कि नफरत 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 कौन फैला रहे हैं। और साथ ही साथ उनका यह कहना कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो कॉर्पोरेट लूट पर भी सवाल उठा रहे हैं, आरएसएस पर सवाल उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वे जो बुनियादी सवाल है बेरोजगारी का, उसे सामने रख रहे हैं। और मुझे लगता है कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा है उसने ये दिखाया है, जिस तरह से उत्साह भी लोगों में है, आप उससे सहमत हो असहमत हो, कश्मीर में कम से कम पॉलिटिकल पार्टी साथ आ रही हैं, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। अगर वैसा होता है, उससे एक चीज लगती है कि वह राजनीति में अपना मुद्दा और एजेंडा कि इस पर ही पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में वापस नफरत की पॉलिटिक्स शुरू हो गई बहुत जोरों से। तो इसमें बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी कॉर्पोरेट लूट को निशाना बनाते हुए, ध्यान रखिए, वो बार बार बोलते हैं कि दो घराने हैं, और उसकी एक वजह भी है भाषा, हम ये ना भूलें कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कॉर्पोरेट साजिश है, उसकी जो साजिश रची गई थी साल 2010 में, जब उन्होंने नियामगिरी पहाड़ियों में जो बॉक्साइट माइनिंग को लेकर वेदांत समूह आया था और उस वक्त वो आदिवासियों के साथ खड़े हुए थे, तो उसी वक्त तमाम औद्योगिक घरानों में एक डर बैठ गया था कि अरे कहीं ये व्यक्ति इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ तो नहीं है, और तब एक साजिश रची गई थी, वो पप्पू वाला इमेज बनाया गया था। मगर मैं एक चीज देख रहा हूं यहां पर उर्मिलेश जी, राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार होता है वो साल के आप पूरे साल में देखिए। स्मृति ईरानी संसद में खड़े होकर झूठ बोलती हैं, बोलते हैं कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के लोगों से कहा कि तुम आओ और भारत में महिलाओं का रेप करो, जबकि हम उस भाषण को साफ तौर पर जानते हैं। झारखंड में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया, मगर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात रेप इन इंडिया जैसे हो रहे हैं, तो उसको लेकर दुष्प्रचार। फिर हाल ही में यात्रा को लेकर दुष्प्रचार, उनकी सबसे बड़ी चुनौती है उस दुष्प्रचार से लड़ना। बिल्कुल। और देखिए, अफवाह, दुष्प्रचार, षड्यंत्र, ये सब जो हथकंडे हैं, उसको अंग्रेजी में आजकल टूल किट कहा जाता है। तो ये वैसे बीजेपी का फेवरेट वर्ड है, यहाँ बहुत फेवरेट वर्ड है। तो ये जो टूल किट है, ये दरअसल आरएसएस और उसका जो राजनीतिक फ्रंट है भारतीय जनता पार्टी, इसका बहुत आजमाया हुआ ये फार्मूला रहा है। और आज से नहीं, बरसों बरस से हम सब ने देखा है, छात्र जीवन में भी देखा है, बाद में भी देखा है। लेकिन मैं दरअसल अभिसार, आप लोगों ने जो अभी चर्चा की उसमें मैं एक हस्तक्षेप करना चाहूँगा कि देखिए, राहुल गांधी इस पूरे षड्यंत्र को या जो भी तंत्र इनका है, इसको तभी एक्सपोज कर पाएंगे, तभी काउंटर कर पाएंगे, जब वो ये जो गुडविल बना रहे हैं, अब बनी है, वाकई उनमें लोग देख रहे हैं एक विकल्प कि अरे ये आदमी कुछ कर सकता है। लेकिन विकल्प को देखना और विकल्प बनना, दोनों में फर्क है। देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, ये तमिलनाडु इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि वहां तो ऑलरेडी बीजेपी वहां है ही नहीं है। लेकिन ये जो सूबे देश के हैं, ये भारत की लोकसभा का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं सीटों के हिसाब से। इन प्रदेशों में महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए, जहां जूनियर पार्टनर कांग्रेस है, इसके अलावा कहीं भी कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है। बिहार में भी वो तीसरे नंबर की पार्टी है गठबंधन में। मेरी ये चिंता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश कर रही है, अपने नेता की अगुवाई में मोदी जी के विरुद्ध एक सार्थक विकल्प निर्माण की बात कर रही है, तो इन स्टेट्स में उसकी क्या पहल है? यूपी में वो जा नहीं रहे हैं, केवल 3 जिलों में जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, केवल पदयात्रा से संगठन नहीं बन जाता, गुडविल बनती है, आकर्षण आपके लिए पैदा होता है, आपकी बातों में लोगों को यकीन पैदा होता है। लेकिन संगठन एक अलग चीज है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संगठन में यकीन करने वाले संगठन है। कांग्रेस संगठन के बारे में बिल्कुल गोल है, आज तक पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं। तो मुझे ये लगता है कि इन स्टेट्स में जब तक वो अपने एलाई के तौर पे सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज नहीं चुनते, उन पर यकीन नहीं करते, वो एलाई कैसे मुश्किल होगा। मैं कह रहा हूं, सुनिए, वो एलाई बनेगा कैसे? आप देखिए ना, वो उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं और उससे पहले ही अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। और अखिलेश के बयान के पीछे की भी राजनीति को समझिए। अखिलेश जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में उनके वोट्स अगर कोई काट सकता है, अगर एक रिसर्जेंट कांग्रेस होती है, तो उनके वोट्स
कांग्रेस ही काट सकती नहीं, है। सिर्फ इतना ही नहीं अभिसार, ये भी देखिए कि उत्तर प्रदेश में हाल में जो चुनाव होते हैं, हमने रामपुर और आजमगढ़ बहुत अहम है समझने के लिए कि पॉलिटिक्स, पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स क्या चल रही है। यूपी चुनाव जो इस साल हुए, उसमें जब मैं गई तब दिखाई दे रहा था जमीन पे कि बसपा का वोटर कहां है, किस तरह से अलायंस हो रहा है, किस तरह से सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो इस समय की रणनीति है भाजपा और आरएसएस की, अभिसार और उर्मिलेश जी आप भी सहमत होंगे, वो दरअसल देश भर में जो बाकी पार्टियां हैं उनको अपने समर्थन में बी पार्टीज के तौर पे, या जिस तरह से ममता को उन्होंने काम डाउन किया, उनको बैठा दिया कि वो विपक्ष के तौर पे ना उठें, केसीआर पे लगातार हमला है। हम सब जानते हैं आंध्र प्रदेश में किस तरह से काम चल रहा है। तो ये सारी जो एक रणनीति है उसमें मुझे लगता है बहुत साफ है अभिसार, बिहार में उनका गठबंधन कैसे होगा, कैसे सरकार चलेगी, क्या होगा, वो तकरीबन एक स्ट्रक्चर में, एक फॉर्म में है। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे बहुत कठिन प्रदेश है, और अब जो यात्रा शुरू होगी 3 तारीख से आगे तक, वह दरअसल 2024 का रोड मैप तैयार करेगी, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है अभी साहब, और 9 राज्यों में सीधी फाइट है। उर्मिलेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा भी भाई सेक्युलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, मगर आप साथ लेकर तब चल सकते हैं जब आप लड़ने का जज्बा दिखाएं। अखिलेश यादव मैदान में उतरते हैं, अच्छा चुनाव लड़ते हैं, मगर आपको भी पता है लेट उतरते हैं। ममता बनर्जी झांसी की रानी की तरह मैदान में उतर जाती हैं, मगर फिर अचानक जैसे ही उनके वो मंत्री के घर से करोड़ों रुपए, पार्थ चैटर्जी के जो गर्लफ्रेंड के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो वो अपने तेवर बदल देती हैं। तो दिक्कत यह है। और केसीआर, जिसकी अभी आप जिक्र कर रहे हैं, केसीआर आप जानते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके तेवर आपको पता थे पहले क्या थे। तो ऐसे में ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस पे राहुल गांधी कैसे निर्भर करें? और उनकी प्रॉब्लम यह है कि जैसे आपने बताया, इन कई राज्यों में उनकी मौजूदगी नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा यूएसपी है। सबसे बड़े फायदे में भारतीय जनता पार्टी इसीलिए है कि क्योंकि कोई, देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की राजनीति की, कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं इनका एक स्ट्रांग ब्लॉक नहीं है। जिस वक्त यूपीए 1 बना था, आपको याद होगा 59 एमपीज लेफ्ट के पास थे, 59, और सुरजीत साहब, हरकिशन सिंह सुरजीत एक सीमेंटिंग फोर्स बन गए थे यूनिटी के। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी एक पात्र हैं, एक कैरेक्टर हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो एक सीमेंटिंग फोर्स इन पार्टियों और कांग्रेस के बीच बन सकता था, वो मिसिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जिन स्टेट्स की चर्चा भाषा ने की, हमने की, आप भी कर रहे हैं, वहां पर जरूरत इस बात की थी, और वो आज से नहीं, 2019 के बाद से ही, कि ईडी और सीबीआई का जो तंत्र है, जो इन सभी पार्टियों के नेताओं को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, इसके खिलाफ एक मोर्चेबंदी होती और कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई होती। एक आखिरी चीज मैं कहूंगी कि देखिए, इसीलिए ये बहुत जरूरी है जो यात्रा चल रही है, ताकि एक वैकल्पिक आवाज को जमीन मिले। क्योंकि मुझे लगता है जमीन पर उतर के और जनता से मिले बिना, क्योंकि सारी संस्थाएं जितने हैं वो ईडी और बाकी के शिकंजे में हैं, उसमें बिना आप सीधे हस्तक्षेप किए कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम यहां पर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं अभिसार, लेकिन चुनाव में उतरने के लिए जरूरी है कि गुडविल हो और विकल्प हो। एक वाक्य में अपनी बात खत्म करता हूं अभिसार। देखिए, देखो, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी कैसे यूनाइट इन सबको एक साथ कर लेगी आज की स्थिति में, जब वो स्वयं जितनी रीजनल पार्टीज हैं उनको कहती है कि ये विजनलेस हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, विजन सिर्फ हमारे पास है। आप बयान देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम रुख करते हैं दूसरे विषय का, जिसका जिक्र अभी अभी भाषा और उर्मिलेश दोनों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी। साल 2022 में अगर कोई चीज दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ताकतवर होती गई, मगर इस ताकत में एक अहम किरदार निभाया उन तमाम एजेंसीज ने जिसके जरिए उसने अपने विपक्ष को रौंदा। और इन तमाम चीजों के सामने संवैधानिक संस्थाएं इस तमाशे को देखती रहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी लगातार ताकतवर होती गई। क्या है इस मुद्दे का पंच? उर्मिलेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अभिसार, मैं समझता हूं कि सीबीआई का और अन्य एजेंसीज का, ईडी तो बाद की प्रक्रिया है, लेकिन इनका इस्तेमाल, दुरुपयोग पहले भी होता रहा है आज़ाद भारत में। और लेकिन आज और तब में एक बड़ा फर्क है कि आज क्लाइमेक्स पर है इनका दुरुपयोग, और ईडी और सीबीआई सिर्फ राजनीतिक
प्रक्रिया में उतार दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये राजनीति के किरदार बन गए हैं। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति है। इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अथाह ताकत देख रहे हैं तो इसके पीछे आरएसएस की एक बुनियादी सोच है। हिंदू राष्ट्र का सृजन तभी हो सकता है जब एक ऐसे महामानव को पेश किया जाए जिसकी कोई जवाबदेही ना हो, जिससे कोई सवाल ना कर सके, यानी लार्जर देन लाइफ इमेज एक व्यक्ति की बनाई जाए। और इस मामले में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यह सब खेल दरअसल उसी के चलते हो रहा है। भाषा, आप बताइए क्या इस खबर का पंच? देखिए अभिसार, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय भारतीय लोकतंत्र आजादी से पहले की स्टेज में हम पहुंच गए हैं, जहां पर माना जाता था कि अंग्रेजों की सरकार है, सारा शासन है और आपके लिए कोई संस्थाएं नहीं है। और जिस तरह से पिछले 2014 से लेकर अभी तक तमाम संस्थाओं को एक जेबी संस्था में बनाने में सफलता हासिल की है बीजेपी में, उसमें निश्चित तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि कोई भी संस्था से किसी भी गलत काम को, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे ईडी हो, कहीं भी चुनौती नहीं मिलेगी। वह अपने मालिकों के धुन में ही गाना बजाएंगे और बाकी लोकतंत्र को उसी राह में चलाने की कोशिश करेंगे। अभी चाहे अनिल देशमुख को जिस तरह से बेल मिली, जिस तरह से यूएपीए के मामले और ईडी के मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बेल मिली, उमर खालिद को 1 हफ्ते की बेल मिली, मगर ये तमाम चीजें क्या बतला रही हैं आपको? ये तमाम चीजें बतला रही कि केस कुछ नहीं था, मगर किसी तरह से टारगेट करो। और ये मैसिव और ब्रूटल पावर है बीजेपी की। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है तमाम इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशंस को लेकर। दिस इज ब्रूटल पावर और इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण नाम लिया, चुनाव आयोग। देखिए, भारत के लोकतंत्र में जो तमाम संस्थाएं हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो या जुडिशरी की हो, इन सबका महत्व है। लेकिन चुनाव आयोग का तो बिल्कुल चुनाव कराने से लेकर और नतीजा लाने तक में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। टीएन शेषन के दौरान समझ में आया था कि चुनाव आयोग क्या है। टीएन शेषन के अनेक कदमों से मैं सहमत नहीं हो सकता है एज जर्नलिस्ट, कई बार वो बहुत तानाशाही भी दिखाते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने एक संस्था के हेड के तौर पे चुनाव आयोग को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाया। लेकिन आज की स्थिति है कि चुनाव आयोग ठीक वैसे ही बन गया है जैसे सीबीआई है, जैसे आईबी है, जैसे ईडी है। तो मुझे ये लगता है कि पहले भी हम लोगों ने कहा है आपके इस कार्यक्रम में ही कि जब तक संवैधानिक संशोधन, जो न जाने कितने कर चुके हैं हम लोग, 103वां अभी कुछ दिन पहले हुआ था, जब तक आप संविधान संशोधन नहीं करते कि भैया आपके चुनाव आयोग के चयन की जो शक्तियां हैं वो सिर्फ एक आदमी के पास ना हो, राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री को। नाम तो राष्ट्रपति का है संविधान में, लेकिन दरअसल भारत के प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं आयुक्तों को। मेरा यह मानना है कि जब तक विपक्ष का एक प्रतिनिधि, जब तक जुडिशरी का एक प्रतिनिधि और जब तक सरकार का एक प्रतिनिधि, तीनों नहीं आते, तब तक निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता। और ये अपने आप में कितनी अजीबोगरीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख तेवर को इस्तेमाल किया, लेकिन कि आप जो है बेबाकी से अपनी बात कहिए, आप कठपुतली मत बनिए, मगर इन ऑब्जर्वेशंस का फायदा क्या है भाषा? जब फायदा ही नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो फैसला अब तक आया नहीं, नहीं आया। कह रही हूं कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक ही सुप्रीम कोर्ट का सारा प्रोग्रेसिव या जनता के बुनियादी मुद्दे, जनता ही नहीं, लोकतंत्र के बुनियादी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 2022 का अगर हम पूरा हिसाब उठा लें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, फैसला कभी नहीं दिया। और अभी देखिए चुनाव आयोग की बात है, हम सब देख रहे हैं कि अब माइग्रेंट वर्कर्स को इंक्लूड करने की बात है, यानी जो प्रवासी मजदूर हैं वो वहीं से वहीं वोट दे सकेंगे। यानी बड़े पैमाने पर जो डेमोग्राफिक चेंज है उसे अपने पक्ष में भाजपा करने पर, क्योंकि ये 2023 9 राज्यों में चुनाव है अभिसार, और हम 2022 में ना भूलें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र बताता है कि जब सरकार और ईडी उतारू होती है किसी सरकार को, चुनी हुई सरकार को, जो कायदे से चल रही है, उसको किस तरह से हैक किया जाता है, किस तरह से विधायक आसाम ले जाते हैं और सब कुछ, सारी खरीद फरोख्त हो जाती है। सबसे दुख की बात यहां पर यह है उर्मिलेश जी,
इन तमाम चीजों को मास्टर स्ट्रोक मीडिया बताता है। प्रवर्तन निदेशालय का जो किरदार है, संजय मिश्रा का जो किरदार है, मेरे ख्याल से इस पर एक लंबी गहन चर्चा की जरूरत है। और जब भी यह निजाम बदलेगा तो इन लोगों को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। अब ईडी के सरिये देखिए, अनिल देशमुख इतने दिनों तक जेल में रहे, ठीक है, अब जब उसके बाद आप देखिए उसी तरह से अभी नवाब सिद्दीकी जो हैं वो जेल में हैं, सत्येंद्र जैन वो जेल में हैं। और इन सब में समानता यह है कि आपको टारगेट करना है अपने विपक्ष को। ये ईडी नहीं है, ये सुपारी लेने वाले पेशेवर हत्यारे जैसे किरदार निभा रहे हैं। देखिए, ये इसीलिए है कि हमारी जो संवैधानिकता है, जैसे हमने शुरू में ही आपने चर्चा की थी कि संवैधानिकता हमारी खत्म की जा रही है। हमारा संविधान कागज में बंद है, वो केवल शब्द रह गया है, उसकी कोई अर्थवत्ता नहीं रह गई है। और एग्जीक्यूट करने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आरएसएस को एक राजा की जरूरत है। वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति ऊपर हो जो जिसके आदेश पर पूरा देश चले, लोक के आदेश पर देश ना चले, लोक नहीं, केवल एक व्यक्ति। और ये जो स्थितियां हैं उसमें जो संस्थाएं हमारी हैं वो बिल्कुल एक आदमी के प्रति जवाबदेह हैं, संविधान के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं है। मैं एक और चीज यहां पे भाषा आपके सामने रखना चाहता हूं। हम चुनाव आयोग की बात कर चुके, हम संस्थाओं की बात कर चुके, मगर हम एक और पहलू की बात करें, वो पहलू है भीड़ तंत्र खड़ा करना। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रचार के जरिए एक भीड़ खड़ी कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते, ऐसे लोगों के खिलाफ जो गैर राजनीतिक हैं, यानी कि वो फिल्म स्टार्स जो आपके किरदार में। और 2022 का सबसे खराब दौर ये है कि एक फिल्म जो सेंसर बोर्ड पहले पारित कर चुका है, जिसका गाना बेशर्म रंग आ जाता है, वायरल हो जाता है, वह भीड़ तंत्र के दबाव में आकर उस गाने के ऊपर, उस फिल्म के ऊपर कहता है कि दोबारा से भाषा मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। वैसे हम याद दिला दें, ये सज्जन कौन है, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं। सेंसर बोर्ड के प्रमुख हैं प्रसून जोशी। और ये प्रसून जोशी वो हैं जिन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू किया था और कहा था एक फकीरी है आप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये है वो सेंसर जी। और आप देखिए कि आज मुझे लगता है कि कितनी शर्म की बात है कि आप जरा चंद लोग, मैं कह रही हूं यहां तो भीड़ भी नहीं उतरी, पद्मावत में तो आपने भीड़ उतारी थी सड़कों पे, बिल्कुल। यहां तो सिर्फ 2 सांसद बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, स्पीकर, प्रज्ञा। नहीं, आप देखिए ना, उस तरह से भीड़ नहीं उतरी, करणी सेना नहीं उतरी है। पद्मावत में तो आपने करणी सेना उतारी, तो यहां अगर आप टोटल उठा के देखिए तो 10 से 15 लोग हैं उतरते हैं, 2 संस्थाएं उतरती हैं। और ये भीड़ सिर्फ इन फिल्म स्टार्स के खिलाफ नहीं है, आपके और हमारे जैसे पत्रकारों के खिलाफ है। इतनी बदनामी एग्जैक्टली। और आगे भीड़ खड़ी कर रहे हैं और आगे यही भीड़ हो सकता है कि लोगों पर हमले लगातार करे और कराए। और एक और संकट है कि आज सेंसर बोर्ड का मसला है, कल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें, मैं किसी एक कोर्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, अदालतों में होने वाले फैसलों को बदलने का दबाव भी भीड़ डाले और फिर अदालतें कहें हाँ जी दबाव। ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ पूरी का पूरा मुहिम हम देख चुके हैं, किस तरह से मुहिम चला। तो ये फ्यूचर टेंस में नहीं, ये तो हम मैं बता भी दीजिए, मामला था नुपुर शर्मा का। 2 जजेस ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की, ट्विटर पर ट्रोलिंग हुई, उसके बाद उनके तेवर ही बदल गए सम्मानित जजेस के। अरे ट्विटर पर ट्रोलिंग तो मैं रोज सामना करता हूं, और उसके बाद सारी कहानी खत्म हो गई। सारा का सारा जो पता चला ये फेनोमेना बन जाए, यही नॉर्मल बन जाए, बिल्कुल नॉर्मल बन गया। देखिए उसके बाद अभी तो मान लीजिए एक्सेप्शन है, कुछ माननीय जजेस ट्विटर ट्रोलिंग से थोड़ा घबरा सकते हैं। नुपुर शर्मा के बाद आप उठा के देखिए, मैं तो दावा कह रही हूं, दर्शक भी जरा देखें कि नुपुर शर्मा वाले एपिसोड के बाद कितने मामलों में कोर्ट के जजेस ने ये हिम्मत दिखाई कि वो इस तरह के राइट विंग भाषा। मैं आपको मिसाल भी देना चाहता हूं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नुपुर शर्मा वो भाजपा की प्रवक्ता जिसे बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट बताया था, यानी बाहरी सतह पर बैठने वाली एक भड़काऊ बयान देने वाली शख्सियत जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उस पर आज तक पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। मगर और उसी तरह से वो तमाम जो भड़काऊ एंकर्स, चाहे वो मुकेश अंबानी का वो दंगाई एंकर के चैनल का जो दंगाई एंकर है वो, इसके अलावा आपने देखा होगा जुबैर जेल में थे जो कि फैक्ट चेकर हैं, उनके खिलाफ कोई मामला सामने उभर कर नहीं आया। मगर नुपुर शर्मा जिनके बयान से भारत की साख अंतरराष्ट्रीय तौर पर कटी, उसको लेकर एक तरह से
कोई कहीं से कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। और इसीलिए अब हम रुख करने वाले हैं अपने तीसरे विषय का, और वो तीसरा विषय क्या है कि हमने साल 2022 में देखा कि सरकार से सवाल करने वाली आवाजें, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, उन पर पहरा बढ़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता बगैर किसी कारण के जेल में बंद हैं। स्टैन स्वामी, उनकी तो मौत भी हो गई। अब खबर यह आती है कि साहब किस तरह से उनके लैपटॉप को हैक करके उसमें जानकारी डाली गई और उसी जानकारी के आधार पर वो जेल में थे। मगर समानांतर तौर पर जहां वॉइसेस ऑफ डिसेंट कमजोर हो रही हैं, पहरा डाला जा रहा है जो नफरती आवाजें। नुपुर शर्मा की मैं मिसाल आपको दे चुका हूं। यति नरसिंहानंद सरस्वती मुख्य धारा हो गए हैं। इसके अलावा कपिल मिश्रा जैसे प्रवक्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, भड़काऊ बयान देते रहते हैं। यानी कि जो नफरती आवाजें हैं वो साल 2022 में मजबूत हुई हैं। क्या है इस खबर का पंच? भाषा आप बताएं। देखिए, मेरा मानना बहुत साफ है अभिसार कि मीडिया एक तरह से इस सारी नफरती ब्रिगेड का भोपू बन गया है। जो कॉर्पोरेट मीडिया हमें दिखाई दे रहा है वो दिन दहाड़े सुबह शाम सिर्फ नफरत और नफरत उड़ेलता है, और उसी के साथ साथ जो लोग विरोध में स्वर उठा रहे हैं उन्हें राष्ट्र विरोधी से लेकर हिंदू विरोधी से लेकर अनाप शनाप अनर्गल किसी के बारे में कुछ भी खबर चलाना वे अपना बुनियादी हक समझने लग गए हैं। और शायद यही वजह है कि 2022 में इस तरह से नफरत पर ठप्पा लोकतंत्र में लग रहा है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है भाषा कि कहीं ना कहीं अदालतों ने हमें मायूस किया है। अदालतों को सुओ मोटो इस नफरत पर कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर तब जब मीडिया उसे फैला रहा हो। अदालतों ने अपनी तरफ से कुछ पहल भी की, मगर वो कहां गई? वो गायब हो गई। इसलिए अदालतों का किरदार इस मामले में बहुत मायूसी भरा रहा है मेरे हिसाब से। अगर माननीय जजेस मुझे इजाजत दें बात कहने की, आपके हिसाब से उर्मिलेश जी क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, जो सत्ता है उसकी जो निरंकुशता है वो अपनी जगह है, लेकिन समाज में मेरा ये मानना है कि सिर्फ यही नहीं है कि कुछ दल, कुछ विचारधाराएं नफरत फैला रही हैं। सच यह है कि हमारे समाज के अंदर भी नफरत है, और ये नफरत सदियों से रही है। जब तक उसको हम काउंटर करते तब तक अपने देश में सोशल मीडिया का ये विशाल आकार सामने आया। और आज सोशल मीडिया जितनी क्रांति में काम कर रहा है, जितना बदलाव के लिए काम कर रहा है, उससे ज़्यादा बदलाव को रोकने में ये काम कर रहा है। अभी आज सुबह मैं एक वीडियो सुन रहा था, उसमें था कि कैसे कुरान में टीवी देखना मना है। मैं तो दंग रह गया। टीवी तो आया कब और कुरान लिखा कब गया? चलिए, मगर एक तरह से कहा जाए भाषा, ये बहुत ही डरावनी स्थिति है। आप बहुत ही मुश्किल धाराओं में किसी को जेल में बंद कर दें, उस व्यक्ति की उम्र गुजर जाएगी। खासकर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी राजनीति के हिसाब से फिट नहीं बैठता, अगर वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, तो समाज भी उग्र होकर उसके पक्ष में आवाज नहीं बुलंद करता। ऊपर से चूंकि एक व्यक्ति का महिमा मंडन किया जा चुका है, उसे ईश्वर का दर्जा दिया जा चुका है, तो कोई भी जो उसकी आलोचना करता है आप उसे बर्बाद कर सकते हैं। अब देखिए, आनंद तुंबड़े रिहा हुए ना, सुधा भारद्वाज रिहा हुई, सिद्दीक कप्पन 2 साल से बंद थे, फाइनली आप रिहा करना का आदेश आया हुआ है, जमानत ही पे सही। हाँ, तो ये तमाम चीजें हैं आपके सामने, और ये अपने आप में कितना खौफनाक नजारा है। और देखिए, मुझे लग रहा है कि अभिसार, ये अभी पत्रकार, बुद्धिजीवी, सोशल एक्टिविस्ट के बाद अब आप देखिए कि राजनेता, जो लोग प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टियों के, साकेत गोखले को देखिए, किस तरह से उनको 3 बार अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पहले पत्रकार रहे हैं, ट्विटर पे आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे रहे हैं। मेरा मानना यहां बहुत साफ है कि ये एक नया नॉर्मल बन गया है, क्योंकि जिसको गिरफ्तार किया गया, मैं 3 नाम आपके सामने लेती हूं। उमर खालिद के बारे में सब लोग जानते हैं। उमर खालिद को किस तरह से एक दानव चेहरा बना के अभी भी चुनाव में इस्तेमाल होता है, टुकड़े टुकड़े गैंग उनके साथ जोड़ा जाता है, अभी भी होता है। सिद्दीक कप्पन, हम सब जानते हैं कि पत्रकारों के क्या हाल है। 42 पत्रकार जेल में किस किस स्थितियों में गए, यहां पर वो अलग बात है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चेहरा हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं आपके, जिनके ऊपर ईडी की रेड से लेके सारी चीजें, और वही सबसे बड़े भ्रष्टाचार के केंद्र के तौर पर
मीडिया सुबह से शाम तक खबर चलाता है। तो मीडिया चला के उनका एक तरह से चरित्र हनन कर देता है तमाम लोगों के सामने। वे सबसे बड़े लोकतंत्र के खतरे। और अभी जिस तरह से दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को निशाने पे लिया, उससे यह साबित होता है कि ये किसी को भी जो इनके सेट पैटर्न्स में साबित नहीं होते या जिनका विरोध करने पे इनको लगता है कि बहुत इन्हें बढ़त हासिल हो जाएगी, वहां पर आप देखिए कि सरेआम सबके सामने ये वॉइस ऑफ डिसेंट भी नहीं है। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन को भी ये लोग इसी तरह से निशाने पर लेंगे जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है। बिल्कुल। तो किसी भी रूप में कोई और रंग, कोई और स्वर, मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा है उर्मिलेश जी कि कई जो खुलेआम नफरत की वकालत करते हैं, और ये नफरत की वकालत किसी गले कूचे में नहीं कर रहे हैं, ये दिल्ली में खड़े होकर, देश की राजधानी में खड़े होकर, जंतर मंतर जैसे पावन स्थान पर खड़े होकर इस तरह की बातें की जाती हैं। दिल्ली पुलिस इसमें कुछ गलत नहीं देखता है, और सबसे शॉकिंग, अदालत सुओ मोटो इस पर नोटिस ले सकता है। इनमें से कोई भी लंबी वक्त तक जेल में नहीं है। मतलब इमेजिन कीजिए, मतलब वैसे तो आप दीपिका पादुकोण एक ऑरेंज बिकिनी पहन लें तो उसमें हिंदू धर्म का अपमान हो जाए, मगर भगवा पहने एक व्यक्ति यह कहे कि भाई जिस तरह से हमें देश के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी। आपको याद होगा हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ था, खुलेआम अगर टेक्स्ट बुक सेडिशन कुछ होता है तो इस तरह के बयानात हैं। और यह नफरत बगैर नियंत्रण बेलाग आगे चल रही है। देश की सांसद सब्जी काटने वाले छुरे को इस तरह तेज करो कि और काम आ जाए। मैंने इस तरह की बात करने वाले लोग वो भी तो भगवा पहने हैं, सांसद नहीं, और काम नहीं, वो सीधे सीधे बोलते हैं। हालांकि मैं बता दूं, मुझे उनसे यही उम्मीद थी क्योंकि वो आतंकवाद की घटनाओं में भी आरोपी हैं। ये बातें हमारे मोदी जी ने कहा था कि मैं दिल से उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं जानता हूं और कैसे माफ कर, और टिकट मिल गया, तो देखिए आप जो दोनों लोग आप लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए इसमें मेरा ये सोच है कि जो राजनीतिक सत्ता है उसके पीछे बहुत बड़ी सांगठनिक सत्ता है। और वो जो सांगठनिक सत्ता है, जो बात कर रहे हैं ना कि चरित्र हनन का अभियान चलता है, पहले उमर खालिद को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया जाता है, पहले उनको राक्षस बताया जाता है, पहले उनको देशद्रोही बताया जाता है, और फिर उनके खिलाफ यूएपीए आ जाता है। तो ये जो अभियान पूरा है, इसके पीछे जो शक्ति है वो सांगठनिक सत्ता की है। उनके पास संगठन है। दूसरे जो लोग विकल्प की बात करने वाले लोग हैं, उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास अच्छे लोग कुछ हैं, उनके पास कुछ शराफत है, उनके पास कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज जो एक नेटवर्क होना चाहिए। देखिए आज की जो ये उभरती हुई निरंकुशता है या एक सेमी फासिस्ट टेरर जो आप दिखाई दे रहा है पूरे समाज के सामने, उसको काउंटर करने के लिए सांगठनिक तौर पे मजबूती जरूरी है। और आप जानते हैं सबसे दुखद बात यहां पर यह है, सबसे दुखद बात यह है कि अदालत भी जो है ना, वो ऐसा लगता है कि समाज की सामूहिक चेतना और समाज कैसे सोचता है उस पर फैसले देता है, बजाय कि तथ्यों पर फैसला दिया जाए। और अभिसार एक चीज मैं और कहूंगी कि ये जब हम नफरत की बात कर रहे हैं, तमाम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, एक चीज जो गड़बड़ा जाती है कि 2022 की हम विवेचना कर रहे हैं। आप देखिए 2022 किस लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है? आम नागरिक के लिए अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व महंगाई के लिए। अभी हमने देखा कि दूध से लेकर घी पर 50 रुपए का एक साथ दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, बेरोजगारी चरम पर है, ये मुद्दे हैं नहीं। भुखमरी, देश में भुखमरी ये हाल है कि हम सोमालिया से कंपीट कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। ये 2022 में देन है जहां पर अनाज गायब है, बेरोजगारी है, और ये सब हटाकर वे चाहते हैं कि हम और आप और पूरा देश सिर्फ हिंदू मुसलमान और जिहाद के बारे में बात करें। अब जाते जाते शो को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, मगर जाते जाते हम तीनों आपको बतलाने वाले हैं कि हमारे हिसाब से खबरों की दुनिया में 3 बड़े नाम कौन से रहे जिन्होंने देश की दशा और दिशा को तय किया। शुरुआत में उर्मिलेश जी से करना चाहूंगा, त्वरित आप बताएं 3 कौन से नाम आपके हिसाब से आते हैं जहन में। देखिए मैं ये मानूंगा कि एक तो इस देश के प्रधानमंत्री, और जिस राजनीति की हम आलोचना कर रहे थे अभी उसको सिंबलाइज करने वाले दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी। दूसरा जो एक बड़ा किरदार उभरा है सियासत में, जिसको हम सोच रहे हैं कि वो शायद राजनीतिक विकल्प पेश करने वालों का एक सेंट्रल कैरेक्टर बन के उभरे, राहुल गांधी। तीसरा, और तीसरा जो मुझे महसूस हो रहा है कि
सचमुच एक पॉलिटिकल बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे जो जनता की शक्ति का एक ध्रुवीकरण उभर सकता है, वो जैसे 2021 के अंत में, बिल्कुल आखिर में, इन्हीं दिनों जब हम बात कर रहे हैं, नाम बताइए। किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था, उसने देश को दिखाया था कि कैसे प्रेशर में जनता के आकर सत्ता को भी अपना फैसला बदलना पड़ सकता है। वो जो नेतृत्व है, मैं समझता हूं कि वो। भाषा, आप बताइए 3 नाम। जी देखिए, मुझे लगता है कि 2022 को अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले ईडी दिखाई देती है मुझे, जिसने देश की राजनीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। पहला ईडी, दूसरा राहुल गांधी, निश्चित तौर पे 2022 जहां खत्म हो रहा है एक संभावना के साथ हमारे सामने है, और तीसरा बड़ा नाम निश्चित तौर पर मोदी जी हैं, क्योंकि वही सर्वव्यापी हैं और चाहे नफरती ब्रिगेड हो या अर्थव्यवस्था का डूबना, सब उनके कंधों पर है। और मेरे हिसाब से 3 जो बड़े नाम जिन्होंने देश की दशा और दिशा को तय किया 2022 में, या तय करने की काबिलियत रखते थे, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूमेरो उनो, कोई चुनौती नहीं है फिलहाल उन्हें, और इसीलिए दूसरे नंबर पर राहुल गांधी हैं, जो तमाम प्रतिकूल हालात में उन्हें चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा नाम आपको चौंकाएगा, मगर कम से कम थोड़ी सी हिम्मत दिखाई देती है जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल करता है, वो मीडिया में जो नफरत चल रही है उस पर सवाल करता है। इससे मुझे उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है सुओ मोटो कई मामलों में, मगर इसलिए यह मेरा तीसरा नाम होगा खबरों की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी और भाषा, आप सबको साल 2022 में उम्मीद करता हूं आपका अच्छा गुजरा होगा और 2023 शानदार रहे। अभी से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।